Hello, in this video we'll see what are the molecular basis of collision theory. जो collision theory है उसके collision theory of reaction rate जो है वो ये रेट जो है रेट ला या रेट जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो कोलिजन थ्योरी असल में दी थी ट्रॉड्स और लिविस ने अराउंड, इसमें एक्चुअली इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया है अराउंड 1916 to 18। और यूजुअली इसको क्या करना था इस थ्योरी को कि जो भी रिएक्शन रेट है या रिएक्शन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट, उनको एक्सप्लेन करना था मॉलिक्यूलर लेवल पे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो जनरली अगर हम रिएक्शन ले कोई भी A+B गिव्स C, ठीक है, सेल गिव्स प्रोडक्ट, तो हम इसका रेट ला लिखते हैं। रेट ला जनरली अगर हम ये एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं या हमें गिवन है कि इस रिएक्शन का रेट ला कुछ ऐसा है, तो हमें पता है कि रेट ला जो ऑब्वियसली डिनोट करती है वो है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एक तो ये फैक्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फंक्शन है कंसंट्रेशन की, दूसरा चीज़ है टेम्परेचर की भी है। और जहाँ तक 1916 तक हमें ये पता चल गया था कि हर रिएक्शन का एक एक्टिवेशन बैरियर होता है, हर रिएक्शन को एक एनर्जी हिल से गुजरना होता है और उसके लिए इसके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और इन मॉलिक्यूल्स के पास या रिएक्टेंट्स के पास एटलीस्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये उस हिल को पास करें। वी विल सी दैट इन द फॉलोइंग डिस्कशन। तो इससे ये पता तो चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करती है, जो कि ए और बी प्रोडक्ट में है, ये कंसंट्रेशंस है। तो ये पता चलता है कि रेट ला जो है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। लेकिन हमें यहाँ अभी तक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है और जो रिएक्शन है उसके पास एक एक्टिवेशन बैरियर भी होता है। तो वो फैक्टर्स कहाँ पे हैं, क्योंकि वो तो रेट ला में एक्सप्लिसिटली मतलब दूर से ही नज़र तो नहीं आते। वो जो फैक्टर्स है वो इस के में छुपे हैं जो कि रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट जो है इसमें छुपे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। और उसकी क्वांटिफिकेशन जो की थी वो अर्हीनियस इक्वेशन से हमें पता चली थी अब तक कि अराउंड 1890s में ये इक्वेशन आई थी। एंड दिस गिव्स अस द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर कोलिजन थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करती है। इनफैक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन तो पहले आ गई थी, लेकिन कोलिजन थ्योरी देन जस्ट अडॉप्टेड द सेम एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम पहले देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन की फंक्शन है। लेकिन अब इसका चीज़ ये है कि वाई डज कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी के जो एजम्पशंस थे हम पहले उनको देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि कोलिजन थ्योरी का एक पोस्टुलेट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स होते हैं, ठीक। नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होते हैं एक सेकंड में, या अगर हम सेकंड इसको माने तो एक सेकंड में कितने कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन इसमें तो फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये ऑब्वियसली हम टाइम के साथ देखते हैं कि रेट का क्या होता है रिएक्शन की। तो टाइम तो बिल्कुल मैंडेटरी है रेट पढ़ने के लिए। लेकिन अब अहम फैक्टर जो इसमें बचता है वो है नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पे। तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पे क्या, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। इट वुड बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, और वो फिर हम लेटर देखेंगे कि इन्होंने कहा कि ये नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलिजन्स पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसे रेट इंक्रीज़ होती है इसकी रेट, या रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाती है। तो सबसे पहले जो इसके पोस्टुलेट्स थे वो जो इसका बेसिक टेनर था, एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल इसका था, वो था यही कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कोलिजन्स, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इसमें एक चीज़ देखने लायक ये है कि कंसंट्रेशन को भी ये इसी चीज़ पे एक्सप्लेन करती है, क्योंकि हमें याद रखना है कि जो कोलिजन थ्योरी के जो फीचर्स थे ये उसने पहले कुछ एजम्पशंस अडॉप्ट कर लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तब जाके इसने वो
एक्सप्लेन किए फैक्टर्स के जो रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि इसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से माना कि ये हार्ड स्फीयर्स है मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल जो है हार्ड स्फीयर्स है। हार्ड स्फीयर से क्या मतलब है कि अगर इनके पास कोई भी एनर्जी है, ठीक है, तो ये जब आपस में टकराएंगे देयर वुड बी नो चेंज इन देयर कन्फिग्रेशन, मतलब इनमें जो मतलब चेंज इसमें ऐसे जब इसके साथ ये टकराएगा तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये हार्ड स्फीयर्स हैं और ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो देयर वुड बी नो चेंज इन देयर कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई असर नहीं आएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आ जाएगा। दूसरा हार्ड स्फीयर्स के साथ साथ क्या एजम्पशन थी कि ये इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स से यही मुराद है, इट इज़ मेंट बाय इलास्टिक कोलिजन्स दैट जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स होगी इट वुड बी सेम, देयर वुड बी नो चेंज, इट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस इट वुड बी ज़ीरो। मतलब अगर एक सपोज हम मानते हैं ए है और ये बी है, जब ये आपस में टकराते हैं सो दैट दे गिव प्रोडक्ट, सपोज ये प्रोडक्ट देते हैं सी और डी, तो अगर इनकी पहले इसकी हम काइनेटिक एनर्जी मानते हैं कि इसकी 60 थी तो इसकी 40 यूनिट्स थी, ठीक, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो इसके बाद ये हो सकता है कि इसकी 30 हो सकती है और इसकी 70 हो सकती है, और जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखेंगे वी विल सी इट इज़ 100 यूनिट्स एंड आफ्टर कोलिजन इट वुड अगेन बी 100 यूनिट्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज जो यहाँ से आता है वो ज़ीरो का आता है, इससे इलास्टिक कोलिजन मतलब माना जाता है दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। और अब हम मेन फैक्टर्स पे आते हैं कि कोलिजन थ्योरी कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे कि हमने बोला था कि कोलिजन थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल था कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है इफेक्टिव कोलिजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग की आ जाती है, जितने ज़्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी। तो हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करती है ये कोलिजन थ्योरी। तो चूँकि कोलिजन थ्योरी का मतलब ही ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होंगी। तो कोलिजन इस सिंपल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगे। कैसे? लेट अस एज्यूम कि हमारे पास ए है रिएक्टेंट साइड में और इसके साथ बी है, ठीक है, तो जब ये कोलाइड करेंगे ए बी के साथ या बी ए के साथ तो सिर्फ एक कोलिजन आ जाएगा, ठीक, एक कोलिजन आ जाएगा। तो अगर हम अब बी इंक्रीज़ करें, ठीक है, हम बी इंक्रीज़ करें, मतलब इससे पहले जब एक ही था तो अब दो हैं, तो ये ए इसके साथ बी के साथ एक कोलिजन करेगा, इसके साथ और एक कोलिजन करेगा, तो जो टोटल कोलिजन आ जाएंगे वो दो आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम दो ए कर लेते हैं, इसमें और एक ए ऐड करते हैं, मतलब विच इज़ इनडायरेक्टली अ डिपिक्शन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ए की, तो अब दो ए हैं और दो बी हैं, ठीक है, तो अब ये एक यहाँ इससे कर सकता है कोलाइड और इससे भी कर सकता है कोलाइड, और सिमिलरली ये ए इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, तो टोटल कोलिजन जो आएंगे 4 आएंगे। इसी तरह अगर हम 3 ए लेते हैं, अगर हम और एक ए ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 ए आ गए और हमारे पास बी जो 2 हैं, तो अब ये ए इसके साथ कोलाइड करेगा और इसके साथ भी कोलाइड करेगा। इसी तरह ये वाला इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, और ये वाला जो है वो इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, तो टोटल कोलिजन्स जो यहाँ पे आ जाएंगी 6 आ जाएंगी। तो दिस इज़ हाउ कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स इट, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगे, एज ए रिज़ल्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। और यही एक चीज़ एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो हम क्यों लिखते हैं कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे कि एक कोलिजन दो है, ए और बी है, तो एक कोलिजन मिलता है, जब ए एक है और ये दो है तो फिर दो कोलिजन्स मिलते हैं, और जितने जितने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल 4 हैं, तो ये सम नहीं है, बल्कि अगर हम इसका फिर एक पैटर्न देखेंगे कि ये है 1 इंटू 1, ये है 1 इंटू 2, ठीक है, ये है 2 इंटू 2, और इसी तरह ये है 3 इंटू 2। तो मतलब जो कंसंट्रेशंस में हम प्रोडक्ट की यहाँ पे लगाते हैं साइन या जो ऑपरेशन या रिलेशन इन
के दरमियान है वो है मल्टीप्लिकेशन का। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम दिस फैक्टर कि जितनी ज़्यादा हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो जो उनका फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है, ना कि प्लस। ठीक है, इट कॉन्ट बी लाइक 1+2 तो फिर 3 होना चाहिए, बट हियर इट इज़ ओनली वी हैव 2 कोलिजन्स। ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिकल है कि y2 ओनली बिकॉज, ठीक है, जब ए बी के साथ करेगा बी ए के साथ करेगा वो तो एक ही आएगा, लेकिन ये चीज़ इसको एक्सप्लेन करती है कि वाई वी गेट कंसंट्रेशन इन मल्टीप्लिकेशन। तो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जो अब ये है कि अगर कोलिजन्स इतने ज़्यादा होंगे तो जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो ये ओब्वियसली अब एक्सप्लेन हुआ था कोलिजन थ्योरी से, और इससे हम ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन है और इतना सारा ऑक्सीजन है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो वो तो ओब्वियसली कोलिजन करते होंगे एंड करते भी हैं। और फिर तो हमें NO ज़्यादा मिलना चाहिए एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी कंसंट्रेशन है N2 की और O2 की, दे मस्ट बी कोलाइडिंग। ठीक, और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज देयर आर मोर number of N2 and O2 molecules, but still we have NO only in traces। तो इसका मतलब ये है कि जो कोलिजन्स होते हैं वो फिर मतलब उस फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, या उस मतलब दे डो नॉट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, और इन टर्म्स ऑफ देयर कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी इस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है। क्योंकि अगर ये कोलिजन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते या कोलिजन्स कंसंट्रेशन कोलिजन्स पे डिपेंड करती, देन इट शुड हैव बीन दैट कि इसमें इतनी सारी कंसंट्रेशन है और ये तो फिर NO देने चाहिए, तो एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा मिलना चाहिए कंपेयर टू N2 एंड O2, बट व्हाट वी गेट इज़ वी हैव ओनली ट्रेसेस ऑफ NO अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यही पता चलता है हमें कि जो हमारे पास कोलिजन होते हैं वो सारे कोलिजन्स रिएक्शन नहीं देते हैं, इसीलिए दे हैड टू देन यूज़ द टर्म बेटर टर्म दैट इज़ इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन्स और इफेक्टिव कोलिजन जो होंगे इनके दरमियान कोई फैक्टर तो होगा जो ये डिसाइड करता होगा कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव है, कौन सा कोलिजन फ्रूटफुल है रिएक्शन को प्रोडक्ट्स तक लाने में या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने में। तो देर आर 2 फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं। एक है फैक्टर ऑफ एनर्जी और दूसरा है फैक्टर ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, दिस इज़ हाउ कोलिजन थ्योरी सीज इट। और अगर आप ये भी सोचेंगे कि जो इसमें इलास्टिक कोलिजन्स का कंसेप्ट था, जो इसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया था, कि वो कैसे सही भी है जो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे N2 मालिक्यूल्स है और O2 मालिक्यूल्स है। और अगर हम 1 ml ले लें एटमॉस्फेरिक मतलब एयर का 1 ml ले ले एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 1 ml में 1 सेकंड में 1027 कोलिजन्स होते हैं, मतलब अराउंड 1000 कोलिजन्स होते हैं 1 सेकंड में। और अगर इतने सारे कोलिजन्स होते तो इसका मतलब ये है कि ये इलास्टिक हो रहे हैं, क्योंकि अगर जनरली जब हम देखते हैं कि 2 बॉल्स कोलाइड जो कि हार्ड से फ्यूरियस होते हैं, तो हमारे पास कुछ एनर्जी लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ दिस साउंड एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं हमारे कानों के बिल्कुल आसपास, तो बट हम फिर भी कुछ नहीं सुनते हैं। इसका मतलब है कि कोलिजन जो हो रहे हैं वो इलास्टिक हो रहे हैं, मतलब जो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल कंजर्व्ड है, उसमें से कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है। सो फाइनली इट वाज सीन कि अगर इतने सारे कोलिजन्स हैं तो लेकिन फिर भी NO तो फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन NO की कंसंट्रेशन फिर भी हमारे पास बहुत कम आ रही है। उसकी वजह क्या थी कि देयर आर 2 फैक्टर्स जो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि एक कोलिजन इफेक्टिव है प्रोडक्ट्स देने के लिए या नहीं। तो पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो है एनर्जी का फैक्टर। हाउ इट अफेक्ट्स इज कि जो भी रिएक्शन है, जो अब तक हमें पता चला था कि हर रिएक्शन के पास एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है, इसीलिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो वो यूजुअली सीट अगर वो एक्सोथर्मिक है तो कुछ इस साइड से हम देखते हैं कि सपोज यहाँ पे A+B और C है, एक रिएक्शन है, इट इज़ लाइक दिस कि
ये ऐसे हो रही है और ये है AB+C। तो ये प्रोडक्ट्स हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट्स है। तो हम क्या देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज दैट जब भी ये A+BC आते हैं, तो अगर मैं A को ऐसे मान लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल है, और BC कुछ ऐसे है, तो व्हाट वी सी इज कि A के बाहर जो मतलब जो सबसे एक्सट्रीम पे होगा या सबसे बाहर की तरफ होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करने आ जाएंगे, कोलाइड करने आ जाएंगे, तो सबसे पहले जो इनको एक्सपीरियंस होगा वो होगा रिपल्सन। क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये एक्सपीरियंस करेगा या फील करेगा। तो उसके लिए सब क्या करना इनको है कि जिस स्पीड से ये आ रहे हैं, मतलब अब इनके पास मास भी है, तो जिस मोमेंटम के साथ ये आपस में टकराने आते हैं, इनके लिए ये ज़रूरी है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए या इनका मोमेंटम जो होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट ये इस रिपल्सन को ओवरकम करे। अगर आपने बचपन में देखा होगा कि जब हमारे पास मैग्नेट हुआ करता था, ठीक है, तो सपोज़ ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, और अगर हम दूसरी कोई छोटी सी मैग्नेट लाते, बार मैग्नेट इसकी साइड, तो इन मतलब कुछ डिस्टेंस पे तो ये आराम से आती थी, लेकिन जैसे ही ये इसके फील्ड में आता था, ये वाला राइट वाला, ठीक है, वेन एवर दिस ग्रीन वन वॉज क्लोज इन द फील्ड ऑफ दिस एंड, या ये इसके फील्ड में था, तो उसके बाद ये खुद नज़दीक नहीं आते थे। वी हैड टू पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, सो दैट दे कुड टच इन, बिकॉज वही मतलब है कि जो इनके पास पहले जब हम इनको लाते थे विद सम फोर्स, तो ये विद सम मोमेंटम आते थे, लेकिन वंस दे रीचड ए सर्टेन डिस्टेंस जिसके पास बाद ये रिपेल करते थे, तो वी हैड टू यूज सम फोर्स, फिजिकल फोर्स टू गेट दीज टू पोल्स क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इन दो को टच कराने के लिए हमें फिर जोर लगाना पड़ता है। और उसी तरह जब ये दो रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब है कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जो इनके पास फोर्स होना चाहिए विद विच दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, इट शुड बी ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ रिपल्सन दैट दीज टू आर एक्सपीरियंसिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आता है, कि हम कहते हैं कि हर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देयर वुड बी इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस, तो उनको ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी होनी ज़रूरी है कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करे। वही एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये जो हम कहते हैं कि इसको यहाँ तक ट्रैवल करना होता है, इट इज़ बिकॉज इसको अपहिल जाना होता है, इसको ऊपर इसलिए चढ़ना होता है क्योंकि इसके लिए इसको एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी इनके पास होनी ज़रूरी है। और वो कौन सी एनर्जी है? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मसला ये है कि हम इसको फिर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पे क्यों दिखाते हैं? विल सी कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इन दो की मतलब जब ये क्लोज आते हैं बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, नाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्मड इनटू देयर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब ये रिपल्सन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो ये जब फाइनली एट पीक जब ये पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है, फाइन। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, अब इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब सपोज ए और बी से आ जाते हैं, ठीक, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, तो इसका भी कुछ मास है, तो इसका कुछ रिड्यूस्ड मास होगा, सपोज इसका भी कुछ मास होगा, ठीक। तो जब ये खुद अप्रोच करेंगे आपस में, ठीक, व्हाट वुड हैपन इज़ दैट अभी ये जब मूव कर रहा है तो ये एज ए होल मॉलिक्यूल कर रहा है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो पूरा मॉलिक्यूल अब अभी मूव कर रहा है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसी तरह इस मॉलिक्यूल मानो या एटम मानो, इसकी भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। तो जब ये आपस में ट्रांजिशन स्टेट पे जुड़ेंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा मैं स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहा हूँ?
बिकॉज़ जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट में ये ज़रूरी है कि ए-बी बॉन्ड बनना चाहिए। ए-बी बॉन्ड बनने के लिए ये है कि जो बी-सी का बॉन्ड है वो टूटना चाहिए और इस ए और बी के दरमियान आहिस्ता-आहिस्ता बॉन्ड बनना चाहिए, ये वाला आहिस्ता-आहिस्ता टूटना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेज़ेंट किया है, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कि ए का बॉन्ड बी से बन रहा है और बी का बॉन्ड सी से टूट रहा है। दिस इज़ हाउ रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड। तो अब जब ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इनकी थी, वो अब कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि ये ए बी के रिलेटेड वाइब्रेट करता है, बी के रिलेशन में मोशन करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बी सी की काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, होल ऑफ द मॉलिक्यूल वाज मूविंग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एटम मूव कर रहा है इस बी के रिलेटेड, ठीक है? सपोज एक एटम पहले यहाँ पे जैसे ऑसिलेट करता है बी के रिलेटेड, पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया, इसी तरह, ठीक है? पहले क्लोज, जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में एसएचएम मॉडल, तो उसी तरह ये बॉन्ड भी करता है। अब ट्रांजिशन स्टेट से 50-50 पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ से वापस जाए या यहाँ से नीचे प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। तो अगर ऐसे कुछ मतलब चेंज होती है, बॉन्ड वाइब्रेशंस इस हिसाब से होती है कि बी-सी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है विद टाइम, ठीक है? तो फिर ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जाए, सॉरी, तो फिर ये वापस जाएगा रिएक्टेंट्स में। लेकिन अगर विद टाइम ए बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है देन इट विल गो टू प्रोडक्ट्स, जो कि हम चाहते हैं, ठीक है? तो ये एक कारण है कि एनर्जी जो है इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कोलिजन कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल, उस कोलिजन की जो टोटल एनर्जी है, जो उस कोलिजन की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि ये दो आपस में जो इनके रिपल्शन आ रहे हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग इज जो नेसेसरी है फॉर द रिएक्शन टू हैपन, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, दे शुड हैव एटलीस्ट दिस मच एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो इसी का मतलब ये है कि जो सपोज अगर 100 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स बी सी के हैं, ये ए के हैं, ये बी सी के हैं, तो व्हेन दीज टू अप्रोच ईच अदर, ये ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो मोस्ट ऑफ द कोलिजनस होंगे, सपोज अगर ए के यहाँ से 50 बी के 50 से करेंगे कोलाइड, तो पॉसिबिलिटी ये होती है हमेशा कि इनकी एनर्जी जो होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो इस बैरियर तक पहुंचती ही नहीं है, वो इस ई से कम होती है, वो इस पीक तक पहुंचती ही नहीं है, सो दैट ये यहाँ से जाके प्रोडक्ट बनाए। तो इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी का होना, एटलीस्ट दिस मच एनर्जी शुड बी प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, कि ये आपस में कोलाइड करें और एटलीस्ट इस पीक पर आ जाए, इस टॉप पर आ जाए और फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स की साइड डाउन हिल जाए, ठीक है? लेकिन सब कोलिजन्स के पास ऐसा नहीं होता है, और यही वजह है कि जब हम कोलिजन थ्योरी से रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, वो थ्योरेटिकल जब हम निकालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होती है देन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल से बहुत ज़्यादा होती है। उसका एक रीज़न ये है कि हमने एज्यूम ही नहीं किया था कि हम एज्यूम करते हैं कि हर कोलिजन रिएक्शन देता है, जो कि नहीं है, और यही कोलिजन थ्योरी ने फिर एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोलिजन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हिल को क्रॉस करे, ठीक? दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो इसको आप एनालॉगसली ऐसे भी समझते हो कि अगर आप ओलंपिक्स में देखते हो वो हाई जंप, जब एक खिलाड़ी आता है वो इसके ऊपर से जंप करता है, तो इसको एटलीस्ट इतनी एनर्जी, इतना मोमेंटम होना चाहिए ड्यू टू द मोशन दैट वंस ही जंप्स, ठीक है, जैसे ही जंप करना चाहे तो इट शुड एटलीस्ट हैव दिस मच एनर्जी, एंड सो दैट ये इस हाइट तक पहुँचे जहाँ पे ये रॉड होती है और ये फिर इसके ऊपर दूसरी साइड गिरे, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि इसके पास एटलीस्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इसीलिए वो दूर से दौड़ के आता है ताकि वो इतना मोमेंटम बना पाए, इतना काइनेटिक एनर्जी हासिल करे कि एट द टाइम ऑफ जंप इसको इतना मोमेंटम होना चाहिए, इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये इस पोल के जो जिसके ऊपर इसे जंप मारनी होती है उस तक एटलीस्ट पहुँचे बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड देन गेट टू द अदर साइड, ठीक है? और अगर इससे कम इसको होगी तो ये या इसको इस पोल को हिट करेगा, इस वाले पोल को हिट करेगा, ठीक, इस वाले पोल को या ये हिट करेगा, या सीधे नीचे ही, इससे नीचे ही
गिर गिर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई लाइक दिस के मॉलिक्यूल्स के पास एटलीस्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए सो दैट दे कैन क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर, ठीक। टोटल काइनेटिक एनर्जी जिन कोलिजन्स की है, सपोज अगर ए प्लस बी सी जो हम देख रहे हैं, अगर इनको अप्रोच करना है, इनको कोलाइड करना है, तो इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इट शुड बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो सारे कोलिजन्स ऐसे नहीं होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होते हैं जिनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन ई ए से ज़्यादा हो या ई ए के बराबर हो। तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की जिनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ई ए से ज़्यादा या ई ए के बराबर, ठीक है। तो वो कितने होते हैं वो हम इक्वेशन में दिखाते हैं थ्रू ए फैक्टर, ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। वो होती है ई ए बाई आर टी के बराबर, ठीक है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या फ्रैक्शन होती है जिनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, वो होती है इतनी, या इससे जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर जिनकी काइनेटिक एनर्जी है या इससे ज़्यादा जो होती है वो होती है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो जो ये फ्रैक्शन है तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज द टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हमें इसी से मिलता है कि जो एरहीनियस थ्योरी में है वो भी ये फैक्टर इंक्लूड करती है। हाउ वी विल एक्सप्लेन इट, वी आर गोइंग टू सी इन दिस कि इसका मतलब है जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी सपोज़ बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो माइनस ए है, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में है तो जितना पावर इंक्रीज़ करेगा ई की पावर में माइनस अगर है तो ये जो फैक्टर है ओवरऑल टर्म जो है ये उतनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ही ज़्यादा ये फ्रैक्शन कम होगी। इसीलिए जिन रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी कोलिजन होता है उसमें एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो होगी ही फिर, तो इसलिए उनकी रिएक्शन रेट जो है, जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई रिएक्शन इज विद लोअर एक्टिवेशन बैरियर हैव हायर रेट, बिकॉज उनमें जो ये फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की जब वो कोलाइड करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ई ए से या ई ए के बराबर होती है। तो जब ये फ्रैक्शन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक होता है। कि अगर हम मानते हैं कि सबके पास सब कोलिजन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पास करे, लेकिन उसके बाद भी जो हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं रेट, वो फिर भी ज़्यादा आती है, जो थ्योरेटिकल रेट आती है वो फिर भी ज़्यादा आती है कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि अगर हम मान के भी चलते हैं कि कोलिजन के पास, हर कोलिजन के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन बैरियर को पास करे, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब ए और बी सी आपस में जब कोलाइड करने आ जाएंगे और इनको बनाना है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट इनको बनाना है ए बी, ठीक है, ए बी और सी। तो अगर सपोज़ इस ए और बी सी को आपस में कोलाइड करना है सो दैट दे फॉर्म ए बी, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब ये कोलाइड करेंगे, अगर ये ए है और ये बी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ए और बी ही आपस में टकराने चाहिए, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन ये होनी चाहिए कि ए जब आएगा तो इसको बी से ये टक्कर होनी चाहिए, इसको बी के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, तब ही ए बी बनेगा, ठीक है, और तब ही सी बाहर निकलेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने यहाँ से ए लाया और यहाँ से जो आगे आया रिएक्ट करने को वो सी आ गया, ठीक है। तो जब इसके पास ये मतलब जब ये दो रिएक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे तो ए सी बनेगा, जो कि रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, बल्कि हमें रिएक्शन के लिए चाहिए ए बी। नाउ देयर वुड बी क्वेश्चन अमंग यू के ए सी जब देगा तो वो रिएक्शन भी पॉसिबल है, यस, बट इट वुड बी ए डिफरेंट रिएक्शन जो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंटरेस्ट की रिएक्शन है वो है ए शुड रिएक्ट विद बी, ठीक है, टू फॉर्म ए बी, ए शुड इंटरेक्ट विद बी। अगर ए और डी का बॉन्ड बनना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जब आ जाए तो ये डी के साथ टक्कर करे, ना कि बी के साथ। अगर बी के साथ इसने टक्कर किया तो वो फिर रिएक्शन हमें नहीं देगा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गेट रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है।
कंपेयर टू दैट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकली पेपर पे जब हम हिसाब लगाते हैं कि इसमें तो ऐसा होना चाहिए, इसमें रेट सपोज 100 यूनिट्स आनी चाहिए, लेकिन फिर जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ सपोज 40 आ जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो एक रीज़न ये है कि ओरिएंटेशन का, और इसीलिए आप देख सकते हो कि रीजन जितने ज़्यादा होंगे जो हमने देखा, उतनी ज़्यादा क्या होगा कि उतने ज़्यादा उनके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ये ऑब्वियस बात है, उतने ज़्यादा वो कोलिजन्स भी होंगे जिनकी ओरिएंटेशन सही होगी। टेम्परेचर का भी इफेक्ट इसी से एक्सप्लेन होता है कि जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मॉलिक्यूल्स की, सपोज हमारे पास 10 ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास 10 हैं, ठीक, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन मिक्सचर में है या जो रिएक्टेंट इसके साइड है और जो अप्रोच करना चाहते हैं फॉर रिएक्शन, ठीक है, सपोज़ हमारे ए के 10 ही हैं या टोटल हमारे पास 10 ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट इसके पास एटलीस्ट जिसमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टोटल, कि वो इस जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके बराबर होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वो इतनी होनी चाहिए कि वो इस ई के बराबर हो या ज़्यादा हो, सो दैट दे कैन रीच अप टू दिस पीक। तो उसी को हम यहाँ से समझते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करने में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे T1 और T2 में, तो T1 में क्या है कि अगर सपोज जब हम ये ग्राफ देखते हैं, दिस इज़ हाउ मॉलिक्यूल्स हैपन टू बी इन अ रिएक्शन मिक्सचर या हैपन टू एग्जिस्ट, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो होती है वो सेम नहीं होती। काइनेटिक थ्योरी का कहना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स की होती है, ठीक, वो मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है। आप बहुत कम मॉलिक्यूल्स देख सकते हो, यहाँ पे भी कम मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब यहाँ तक तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स है, मतलब जिनकी बहुत कम ये काइनेटिक एनर्जी है, और इसी तरह बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, सपोज 2 ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीम पे है। तो जो सब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है वो बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, वो बीच में फंस जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ नीदर टू लो नॉट टू हाई। तो इससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि T1 पे जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, विच इज़ लेस दैन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन की रेट कम है। तो ठीक है, अगर हम ग्रीन ग्राफ देखेंगे तो अब जो मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। यू कैन सी इट हियर कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा है, ठीक है। सपोज़ 5 मॉलिक्यूल्स 10 में से ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी या इट इज़ ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हायर टेम्परेचर पे हम होंगे तो 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो रिएक्शन करेंगे, और जब हम एट लोअर टेम्परेचर थे तो 10 में से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे 8 जो रिएक्शन कोलिजन करने आ जाएंगे, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी होगी नहीं कि वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेंगे, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। मतलब 2 ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रिएक्शन दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर दैन और इक्वलेंट टू काइनेटिक ये एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी होती है वो बढ़ जाती है, एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। और यही चीज़ एक्सप्लेन की थी इस कोलिजन थ्योरी से बहुत पहले एरहीनज़ और वान 't हॉफ ने, ठीक है। अब उनका कहना ये बिल्कुल यही था कि वो इस चीज़ को मानते थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको कहते थे एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसको कहते थे व्हाट वी कॉल प्रे एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इससे पहले आता था तो इसको प्रे एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते थे या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते थे। तो व्हाट कोलिजन थ्योरी डिड वाज कि इसने इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर को थोड़ा सेपरेट किया। किस में किया? एक ये कि मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी कहने से गर्ज है कि ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, एक ओरिएंटेशन फैक्टर में, दूसरा किस फैक्टर में इसने किया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में इसने इसको एक्सपेंड किया और सेपरेटली इसको
व्हाट वी कॉल इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसीलिए आप कहीं जगह इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसने कोई भी चेंज नहीं की, इसने बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इस ए को अलग अलग एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो अब सबसे ब्यूटी जो थी इस कोलिजन थ्योरी के, नाउ यू वुड से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस अरहीनियस थ्योरी, क्योंकि अरहीनियस थ्योरी वाज वन ऑफ द इनिशियल थ्योरीज जिसने रिएक्शन रेट को लॉजिकली एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए ये एक फेमस रिएक्शन रही है। इसीलिए जब भी हम कोई नई रिएक्शन भी लिखते हैं या जो इसके बाद भी थ्योरीज आई जिन्होंने रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन किया, तो वी देन फाइनली ब्रिंग देम इन दिस फॉर्म और फिर हम कंपैरिजन करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी की एक ग्रेटनेस ये थी, वन एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी वाज कि जो ए था अब तक, ठीक है, ये हमने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल जानते थे, लेकिन कोलिजन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसने हमें ए कैलकुलेट करने का भी जो फार्मूला है जिसको आप समझते हैं या तरीका कि ए हम अब थेरेटिकली भी एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी एट दैट टाइम। एंड जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है, इट हैज़ इट सेपरेट डेरिवेशन, जो हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट में तो बिल्कुल नहीं जा रहे, ठीक है। जो आपने अब तक अपनी किताबों में मैक्सिमम देखी होगी वो ये वाली फॉर्म देखी होगी, दैट इज़ वाई आई हैव स्टक टू दिस। और जो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, इट इज़ बिटवीन 0 to 1। 1 तो ये एटॉमिक रिएक्शन में होती है, अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो फिर ये प्रोडक्ट देते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि दैट यू हैव प्रोबेबिलिटी फैक्टर और यू हैव ओरिएंटेशन फैक्टर के ए को बी के साथ ही टकराना